सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 22 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 मई को। तो हर साल 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और 21 मई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 21 मई 1991 1991 को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी एक चुनावी रैली के दौरान एक आतंकवादी हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए ये दिन 21 मई को हम मनाते हैं। तो लोगों और समाज पर आतंकवाद के खतरे को उजागर करने और आतंकवाद के खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन मनाते हैं हम। पहली बार 1992 में मनाया गया था। राजीव गांधी ये भारत के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी यही हैं। और आप कह सकते हो वे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी पार्टी ने उस समय लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीती थी। अच्छा देखो, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के रूप में भी मनाया जाता है। और 21 मई को ही वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट यानी कि संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, आतंकवाद से आपको याद आएगा, अभी भारत ने यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान भी दिया था। ये हमने पढ़ा भी था, ध्यान में रखना। चलो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को कोयला खनिज दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस, 17 मई को एक तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस था, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस था। 18 मई को एक तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे था। उसके बाद 20 मई आया। अच्छा, 20 मई में एक करेक्शन मुझे आपको करवाना है। ये जो विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है, ये मैंने आपको गलत बता दिया, यही करेक्शन है। ये 20 मई को नहीं होता, 20 जून को होता है। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा जहां पर भी आप नोट्स वगैरह में अगर कहीं नोट करते हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 मई को नहीं होता, 20 जून को होता है। फिर से दोहरा रहा हूं, बाकी 20 मई को वर्ल्ड बीज डे मधुमक्खी दिवस होता ही है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी होता है। और अभी हमने देखा एंटी टेररिज्म डे वो 21 मई को होता है। तो ये मई के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा गोपी थोटाकुरा। अच्छा, गोपी थोटाकुरा के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब ये न्यूज आई थी, इसकी घोषणा हुई थी। पर अब ये फाइनली चले गए हैं कहां पे, अंतरिक्ष में। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन फ्लाइट में ये एज ए टूरिस्ट गए हैं, एज ए यात्री गए हैं स्पेस देखने के लिए। ऊपर 8-10 मिनट के लिए स्पेस देखा और फिर से नीचे आ गए। टोटल 6 लोग गए थे, उसमें से ये एक भारतीय स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। तो इसीलिए इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनका जन्म तो भारत में ही हुआ था, लेकिन अब ये अमेरिका में रहते हैं। तो क्या प्रश्न है, ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। और जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जो आप जानते हो, वो एस्ट्रोनॉट थे, ये पर्यटक है। दोनों में अंतर ध्यान रखना। अब आप अगर पूछना चाहो कि भैया कैसे पता चलता है कि हम स्पेस में चले गए, मतलब धरती से कितना ऊपर हम जाएं तो हमें समझ में आ जाए कि स्पेस चलेगा। वहां कोई दरवाजा तो होता नहीं है कि भाई दरवाजे के उस पार स्पेस आ गया, इस पार हम अंदर आ गए। तो ऐसा मानते हैं कि धरती से 100 किलोमीटर पे हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी है, मतलब जिसे करमन लाइन कहते हैं। अगर आपने उसे क्रॉस कर लिया मतलब आप स्पेस में एंटर कर गए। तो अभी इनका जो ये ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट है वो धरती से 105 किलोमीटर ऊपर गया था और फिर वापस 2-5 मिनट रुक करके 8-10 मिनट रुक करके लौट आया। और ये भी लाइन ध्यान रखना, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के अंतर्गत ये स्पेस में गए थे। NS मतलब होता है न्यू शेपर्ड 25 मिशन। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, अभी तीसरी बार अंतरिक्ष में ये जा रही हैं। अभी वैसे तो 6 मई 2024 को जाने वाली थी, बैठ भी गई थी यान में, लेकिन एंड टाइम पे कुछ तकनीकी खराबी आ गई तो फिर जाना कैंसिल कर दिया गया। मैंने आपको पढ़ा था हम लोगों ने कि अब जाएंगी तो सही, थोड़ा लेट जाएंगी। तो अभी डेट वगैरह आ गई है, वैसे उसकी बोल रहे हैं कि 25 मई को अब जाएंगी ये।
और वैसे इनसे पहले कौन कौन सी भारतीय महिला स्पेस में जा चुकी है, तो कल्पना चावला जा चुकी है, सुनीता विलियम्स और शिरीषा बांदला। और वैसे अगर टोटल हम बात करें कि अभी तक कौन कौन सी भारतीय महिला स्पेस में जा चुकी हैं, भाई सुनीता विलियम्स तो तीसरी बार जा रही है, लेकिन टोटल हम बात कर रहे हैं भारतीय महिलाओं में, तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और शिरीषा बांदला। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन बनेगी, तो आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। जो नासा का आर्टेमिस मिशन है उनमें इनको शामिल किया गया है, तो इस तरह से वो चांद पर जाने वाली पहली महिला होंगी। क्रिस्टीना कोच इनका नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेस में जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है, दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक है, रशिया का था। और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। पूछूं स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति, आप सभी जानते हो यूरी गागरिन के बारे में, यूएसएसआर से थे। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 1961 में। और पहले भारतीय व्यक्ति की बात करें स्पेस में जाने वाले, तो आप जानते ही हो राकेश शर्मा थे। चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति आप कहोगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 1969 में गए थे, अमेरिकी थे। अच्छा, वैसे भारत का लक्ष्य क्या है चांद पर इंसानों को भेजने का? 2040 का है। और हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य है 2035 का। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है, तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो वित्त वर्ष 2024 में पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं हम, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की बात कर रहे हैं। तो वित्त वर्ष 2024 में कारोबार वृद्धि यानी कि बिजनेस ग्रोथ के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर बैंकों में टॉप पर है। कुल कारोबार में बात करेंगे तो 15.94% की वृद्धि हुई है और जमा में 15.66% की वृद्धि हुई है। और इस तरह से इस मामले में इसने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में है तो इसकी स्टैटिक देखेंगे। स्थापना होती 1935 में, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और एमडी सीईओ निधु सक्सेना है। कुछ समय पहले ही नई बनी थी ये। और टैगलाइन इस बैंक की होती है वन फैमिली वन बैंक। बाकी एचडीएफसी बैंक से याद आएगा, लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक यही है। और भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी भी इसी ने जारी की थी, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से बनी है, तो आंसर होगा रशिया। तो अभी भारत और रशिया ने मिलकर के AK-203 राइफल्स का निर्माण किया। कितनी? 27,000 राइफल्स। और इसका निर्माण कहां पे किया गया? ये कोरबा उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत और रशिया का जो संयुक्त उपक्रम है, जॉइंट वेंचर है, उसने इसका निर्माण किया है, जिसे नाम दिया गया इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये जो 27,000 इस तरह की AK-203 राइफल्स बनाई है, इंडियन आर्मी को सौंप दी गई है, इसीलिए ये न्यूज में है और हम इसे पढ़ रहे हैं। अब बात रशिया की है, तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल इसकी मॉस्को होती है, करेंसी है रूबल। 5वीं बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए यहाँ के व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री बन गए मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ की संसद को ड्यूमा कहते हैं। आपको याद होगा भारत ये रशिया से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आप कहते हो मैन पेट्स, ये खरीद रहा है। और हमने रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी लिया है, जिसे हमने नाम दिया सुदर्शन। अभी रशिया ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण भी किया था। आपको याद हो तो एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलांग कोनेन्को, जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए। अभी इस साल रशिया ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है। और रशिया के साइबर बैंक ने अभी किस नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया, तो गीगा चैट। और याद रखना रशिया और भारत मिलकर के इन्होंने ब्रह्मोस बनाया है। ये ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन हमने सबसे पहले इसे किस देश को बेचा? याद रखना फिलीपींस को। और अभी हमने पढ़ा था रशिया ने बुलावा नाम से एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया, उसका सफल परीक्षण किया। ये जो रशिया है ना, ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट में। आप अब मुझे बताएंगे रशिया के अलावा और कौन से देश हैं जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप में आते हैं? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, कमेंट कीजिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ, तो आंसर होगा इंडोनेशिया में है ये। अभी इंडोनेशिया का जो ये ईबू ज्वालामुखी है, यहाँ पे विस्फोट हुआ। और विस्फोट नहीं, बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ, क्योंकि विस्फोट से जो राख है वो 4 किलोमीटर ऊपर आसमान में चली गई। इतना खतरनाक विस्फोट था। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही इंडोनेशिया में रियांग ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। फिर हमने माउंट मेरापी में भी देखा था, और अब ये माउंट ईबू में। मैंने आपको पहले बताया भी था शायद, इंडोनेशिया, जापान, इन सब में ये वोल्केनो विस्फोट होते रहते हैं। यहाँ भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आती रहती है। क्यों? क्योंकि ये सारे देश रिंग ऑफ फायर पर स्थित हैं। मैं आपको
मैं आपको मैप में दिखा भी रहा हूं। अब देखो, ये रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक ओशियन में है। और इस रिंग ऑफ फायर में ऐसा है क्या, जो टेक्टोनिक प्लेट से यहाँ पे आकर के मिलती है, और जब भी उनमें कोई हलचल होती है तो वॉल्केनो इरप्शन होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आती है। और जो देश इनके ऊपर होंगे या आसपास होंगे तो वहां पे ये नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं या आपदाएं आती रहती है। देखो, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या होती है, जकार्ता होती है। और इसकी नई कैपिटल अगर पूछेंगे तो नूसंतारा है। जकार्ता में आपको किसका मुख्यालय मिलेगा, आसियान का मुख्यालय मिलेगा। अच्छा, अब आपके लिए ये प्रश्न रहेगा कि इंडोनेशिया के भी नए प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा था, उनका नाम क्या है, आप बताइए। मैं आपको आगे बताऊंगा उनका नाम, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए, मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं। अच्छा, यहाँ पे वॉल्केनो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। इसमें से कई प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं डायरेक्ट। तो अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो माउंट कोटोपेक्स है, जो कि मिलेगा इक्वेडोर में। वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये किस द्वीप पर है, पहले तो याद रखो कहां पर है, ये इटली में है। किस द्वीप पर है, लिपारी द्वीप पर है। ये द्वीप वाला प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था। और इसी तरह से इटली में आपको एटना ज्वालामुखी भी मिलेगा जो कि सिसिली द्वीप पर है, और विसुवियस ज्वालामुखी भी इटली में है। अच्छा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। अगर पूछे किलायू ज्वालामुखी कहां पर है, मोनालोआ ज्वालामुखी कहां पर है, ये अमेरिका में है, हवाई द्वीप पर। क्राकातोआ ज्वालामुखी, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, सेमेरू ज्वालामुखी, और अभी हमने देखा माउंट इबू, ये सब आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। और ये प्रश्न एग्जाम के हैं कि ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर होगा जल वाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, हमने देखा प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम का है, ज्वालामुखी को, वॉल्केनो को। तो वॉल्केनो से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने और यहाँ पे देख लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लाई चिंग ते, इन्होंने अभी किस देश के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है, तो आंसर होगा ताइवान। और ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कई बार, इसकी घोषणा हुई थी कि यहाँ पर राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन अभी इन्होंने पद की शपथ ले ली है। तो एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ताइवान के प्रेसिडेंट बन गए कौन, लाई चिंग ते, यहाँ के 16वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं ये। पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये रहा ताइवान, जिसपे चाइना अपना हक जमाता रहता है। उसकी तो गंदी आदत है हर चीजों पे अपनी हक जमाने की। कैपिटल यहाँ की ताइपे होती है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और ताइवान की एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर का नाम आपको याद होगा, उनका नाम है ताई जू यिंग। कई बार हम पढ़ते रहते हैं, बड़ा अच्छा खेलती हैं, तो टॉप आती है, तो हम पढ़ते रहते हैं इनके बारे में। चलो फिर आपको कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़े हैं 2024 में। ये लिस्ट मैं आपके सामने कई बार ला चुका हूँ, तो आपको याद हो चुकी होगी धीरे धीरे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना, ताकि आपको भी ये याद होने लगे, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका रिवीजन होता रहे। तो साथ साथ बोलना जरूरी है दोनों को। जैसे कि अभी स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने थे जॉन स्विनी, इनका नाम है। बाकी अभी पनामा के नए प्रेसिडेंट चुने गए जॉस राउल मोलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने पीटर पेलेग्रिनी। इजिप्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के प्रेसिडेंट बने बासिरो डियोमाइफे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के प्रेसिडेंट तामस सुलियोग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, आंसर होगा प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट हमने देखा लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्शेसिकेदी। तो ये सारे 2024 के इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा इन स्पेस। तो अवार्ड का नाम है जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड।
किसे मिला? इन स्पेस को। इन स्पेस मतलब होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर, जिसकी स्थापना होती है सन 2020 में। मुख्यालय आपको मिलेगा अहमदाबाद में। ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। और अभी जो रॉटरडैम नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम 2024 का आयोजन हुआ था, वहीं पे ये पुरस्कार इसको दिया गया। अच्छा, नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम होती है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर होगा प्यूमा इंडिया। तो प्यूमा इंडिया ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर बना है। अच्छा, स्पॉन्सर बनने से क्या होता है? तो इस फेडरेशन को पैसा मिलता है उस कंपनी से, जो भी कंपनी उसका स्पॉन्सर कर रही है वो उसे पैसा देती है, और उस पैसे से खिलाड़ियों को जो खेल में बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसे पूरा किया जाता है, उनको सुविधाएं मिलती है। सुविधाएं मिलेंगी तो जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके खेल में इम्प्रूवमेंट आता है। आपको याद होगा अभी जो अमूल है, इस बार जो T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 में होंगे, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होंगे, आपको बताएं, तो अमूल स्पॉन्सर कर रहा है अमेरिका, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को। इसी तरह से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन है एक नंदिनी, वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम को उसमें स्पॉन्सर कर रहा है। अभी कोको कोला इंडिया से भी हमने पढ़ा था, नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग, जिसका आयोजन कहाँ पे? झारखंड के रांची में, उसको इसने स्पॉन्सर किया। और अभी प्यूमा इंडिया से हमने ये पढ़ा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को स्पॉन्सर कर रहा है। प्यूमा इंडिया से याद आएगा, पिछले साल की बात है, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसको? हरमनप्रीत कौर को। तो ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम ने। ड्रीम्स की फुल फॉर्म हो गई डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए असम सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसे यूनिसेफ की मदद से तैयार किया गया है और इससे फसलों को हुए नुकसान, पशुधन की हानि और भी अन्य नुकसानों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जा सकेगी। और फायदा क्या है इसका? आपदा के बाद प्रभावित लाभार्थियों को राहत और पुनर्वास अनुदान शीघ्रता से पहुंचाने में इससे मदद मिल सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। देखो, असम के बारे में तो हम जानते हैं, जैसे कैपिटल दिसपुर होती है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। यूनिसेफ के बारे में जानते हैं, तो यूनिसेफ की स्थापना होती है 1946 में। फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसकी हेड है कैथरीन रसेल। और आपको याद होगा यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया था? करीना कपूर खान को बनाया था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में नारायणन वाघुल का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2010 में। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज कहे जाते हैं नारायण वाघुल। वे बैंकिंग उद्योग में कई शीर्ष पदों पर रहे। उन्हें 2010 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतीय बैंकिंग के भीष्म पितामह भी कहा जाता है और उन्हें आईसीसी बैंक के सुधार के लिए भी जाना जाता है। इनका संबंध तमिलनाडु से है, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिनका हाल ही में निधन हुआ। एक तो हमने पढ़ा था बिल्कुल लेटेस्ट, अभी ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया। नाम है इब्राहिम रायसी। अभी राजस्थान की पहली महिला मंत्री का निधन हो गया, कमला बेनीवाल उनका नाम है। सुशील मोदी, ये बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम थे, निधन हो गया। उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया। 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। सुधीर कक्कड़ की बात करें, भारतीय मनोविज्ञान के जनक कहे जाते थे, निधन हो गया। ब्रिटिश भौतिकी की विज्ञानी थे पीटर हिग्स का निधन हो गया। अर्थशास्त्र में क्रांति लाने वाले मनोवैज्ञानिक थे डैनियल कन्नमैन, इनका भी निधन हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जिनके हाल ही में निधन हो गए, मैंने आपको यहाँ रिवाइज करवा दिए। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्त। बाकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो चलो अभी 21 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे में डेथ हो गई, नाम क्या है? इब्राहिम रायसी। फिर पूछ रहे हैं तीसरे, एलोडा कप 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 12। इसका संबंध याद रखना, इस कप का संबंध बॉक्सिंग से है और इसमें 2 गोल्ड थे, निखत जरीन ने और मीनाक्षी ने जीता था गोल्ड। बाकी पूछ रहे हैं कि आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर थे जिनका निधन हो गया? रघुनंदन कामत। फिर पूछ रहे हैं इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड की प्लेयर है। और इसमें मेन सिंगल जीता था अलेक्जेंडर जेवरेव ने, वो जर्मनी के हैं। फिर पूछा अभी 2024-25 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा संजीव पुरी।
इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने। फिर पूछ रहे हैं आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। फिर पूछ रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बन गई? ज्योति आत्रे। और आखिरी प्रश्न पूछा दीप्ति जीवन जी ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जापान में। तो चलो फिर कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था अभी किसे केपीपी नामबिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप सभी जानते हो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।